डियर स्टूडेंट्स, मॉडी मेथड पे एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। हमने इसको सॉल्व करना है और उसके बाद उस इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो आएगा उस पर हम मॉडी मेथड अप्लाई करेंगे और ऑप्टिमल रिजल्ट्स जो हैं उसको अचीव करेंगे। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है, जहाँ पे आपके पास D1, D2, D3, D4 ये आपके पास डेस्टिनेशन गिवन है, S1, S2, S3 ये आपके पास सोर्सेज गिवन है और आपके पास ये पर आइटम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, डिमांड भी आपके पास गिवन है, सप्लाई भी आपके पास गिवन है। ये एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, तो हमें इजाफी कॉलम या रो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसमें मॉडी मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। अब इसको वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे या वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड कैसे काम करता है, उसका लिंक जो है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मैं उस पे इधर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि मैं स्ट्रेट अवे मॉडी मेथड की तरफ जाना चाहता हूँ। तो अगर आप इस पे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि ये जो सेल है 9, यहाँ पे 5 की एलोकेशन आएगी। उसके बाद इस सेल में आपके पास 8 की एलोकेशन आएगी। उसके बाद ये 40 का जो सेल है इसमें आपके पास एलोकेशन आएगा 7। उसके बाद ये 10 का जो सेल है D4 इसमें एलोकेशन आएगी 2 और इस सेल में भी आपके पास एलोकेशन 2 आएगी और इस सेल में आपके पास एलोकेशन जो है वो 10 आएगी। ये जब आप इस पूरे क्वेश्चन पे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड अप्लाई करोगे तो आपके पास इन सेल्स की एलोकेशन होगी और आपके पास जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वो जो आपके पास आएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी 7, 7 और 9। अब इस सोल्यूशन को हमने देखना है, ये हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। अब हमने इस सोल्यूशन पे मॉडी मेथड अप्लाई करना है और इस सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि ये और मज़ीद ऑप्टिमाइज़ हो सकता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन सोल्यूशन हमने निकाला इस पर अब हम अप्लाई करेंगे मॉडी मेथड। अप्लाइंग मॉडी मेथड टू ऑप्टिमाइज द सोल्यूशन। ठीक है जी, जो हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाला 7, 7, 9, अब इसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि ये ऑप्टिमाइज़ होता है कि नहीं होता। तो देखें, आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आपने यहाँ पे टोटल एलोकेटेड सेल ये देखना है कि ये कितने हैं। टोटल एलोकेटेड सेल्स ये बराबर होना चाहिए किसके, m+n-1 के। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो दैट मीन्स कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये नॉन डिजेनरिक प्रॉब्लम है और उसको फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब टोटल एलोकेटेड सेल्स ये देखें, ये एलोकेटेड सेल है, ये आपके पास एलोकेटेड सेल है, ये और ये। तो आपके पास टोटल एलोकेटेड सेल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल एलोकेटेड सेल आपके पास हैं 6 इक्वल्स टू m इज़ द नंबर ऑफ रोज। तो आपके पास 3 रोज हैं, S1, S2 एंड S3। n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स, D1, D2, D3 एंड D4। तो टोटल 4 कॉलम हैं। तो ये आपके पास दोनों क्या आते हैं, 6 इक्वल्स टू 6, दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं दैट मीन्स कि ये आपके पास नॉन डिजेनेरिक प्रॉब्लम है और अब इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है यूजिंग मॉडी
मेथड। तो देखें ये जो गिवन टेबल है, अब इसी टेबल को एग्जैक्टली सेम टेबल को मैंने इधर दोबारा रेप्लिकेट कर दिया है। तो अब देखें सेम यही टेबल आपके पास आ रहा है, टेबल में हमने कोई चेंजेस नहीं की। अब सबसे पहला काम, अब जो एलोकेशंस मैंने की है ऊपर, वही एलोकेशंस मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ। तो ये एलोकेशन मेरे पास हुई है 5 की, दिस इज़ 8, ये 7 था, ये मेरे पास 2 एलोकेशन है, ये भी 2 की एलोकेशन है, और ये 10 की एलोकेशन है। ये मैंने ऊपर वाले टेबल से एज इट इज़ दोबारा लिख दी हैं। अब मेरा सबसे पहला काम क्या है कि मैंने इन रोज़ को, पहली रो को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ U1 के साथ, जो सेकंड रो है दैट इज़ U2, और थर्ड रो को मैं कह रहा हूँ U3। इसी तरह जो पहला कॉलम है इसको मैं कहता हूँ V1, ये दूसरा कॉलम मेरे पास V2 का कॉलम है, तीसरा कॉलम इज़ V3 एंड दिस इज़ V4। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनको वैल्यूज़ असाइन करनी है, इनकी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अब देखें ये मेरे पास तमाम अननोन है, कोई भी नोन नहीं है। अब ये देखें कि जो पहला रो है इसमें मेरे पास नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल कितने हैं, 1। दूसरे रो में 1, 2 और 3, तीसरे रो में 1 और 2। तो मैक्सिमम एलोकेशन वो सेकंड रो में है, 1, 2 और 3। अब यही आपने कॉलम में भी देखना है, पहले कॉलम में 1 एलोकेशन, दूसरे कॉलम में भी 1 एलोकेशन, तीसरे कॉलम में 1 एलोकेशन, चौथे कॉलम में 3 एलोकेशन। तो 3 एलोकेशन आपको रो वाइज में भी है और 3 एलोकेशन आपको कॉलम वाइज भी हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस कॉलम को 0 कंसिडर करते हो या इस रो को 0 कंसिडर करते हो। 0 वो कॉलम या वो रो होगी जिसमें मैक्सिमम एलोकेशन हुई है। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो मैं इसको 0 कंसिडर करता हूँ। दैट मीन्स मेरे पास V4 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब इसके बेस पे मैं बाकी तमाम रोज़ की वैल्यूज़ को, बाकी U1, U2, U3, V1, V2 और V3 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखें यहाँ पर अगर मैं V3 की वैल्यू को आप कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पे V4 क्या है, 0। 0 के साथ मैं क्या इधर ऐड कर दूँ कि रिज़ल्ट 20 आ जाए। 0 प्लस वाट इक्वल्स टू 20। तो 0 प्लस 20 इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स U3 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 20। इसी तरह अब इसका U2 कैलकुलेट करना है, तो 0 प्लस वाट इक्वल्स टू 60। तो 0 प्लस 60 इक्वल्स टू 60, तो ये मेरे पास आ जाएगा 60। इसी तरह 0 प्लस वाट इक्वल्स टू 10, तो 0 प्लस 10 इक्वल्स टू 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10। अब मैंने इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, V1, V2 और V3 की वैल्यू को। अब आप देखें V1 यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 60 है। दैट मीन्स अगर मैं इधर 10 पुट कर दूँ तो 10 प्लस 60 इक्वल्स टू 70। तो V1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10। सॉरी, ये लोकेशन यहाँ पर नहीं था, ये लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो अब मैंने 19 कैलकुलेट करना है। तो ये इनिशियली कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो 10 प्लस 9 इक्वल्स टू 19, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9। तो V1 किस चीज़ के बराबर है, 9 के बराबर है। अब V2 कैलकुलेट करना है, तो 20 और इधर 8 है। तो अगर मैं 20 के साथ -12 ऐड कर दूं तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखें इस 20 के साथ अगर मैं -12 ऐड कर दूं तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 8। तो V2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, -12। इसी तरह V3 कैलकुलेट करना है, यहाँ देखिए क्या है, 40। तो 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40। तो V3 मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -20।
तो अब आप देखिए मैंने V1, V2, V3, V4 और U1, U2, U3 इनकी वैल्यूज़ को मैंने कैलकुलेट कर दिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने पेनल्टीज़ कैलकुलेट करनी है फॉर दी नॉन बेसिक सेल्स, वो सेल्स जिनमें एलोकेशन नहीं हुई, जिस तरह ये सेल है, ये सेल है, ये वाला सेल, ये और ये, इनको हम कहते हैं नॉन बेसिक सेल्स। अब हमने इनकी पेनल्टीज़ जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। देखिए, नाउ वी हैव टू calculate penalties for the non basic cells, वो सेल्स जिनमें हमने एलोकेशन नहीं की उनके लिए हमने पेनल्टी जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब आप देखिए पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होगी। लेट्स सपोज अगर हम इस सेल के लिए पेनल्टी कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पेनल्टी कैलकुलेट करने का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। फार्मूला है PIJ इक्वल्स टू UI प्लस VJ माइनस CI और J। इस फॉर्मूले के बेस पे हम तमाम नॉन बेसिक सेल्स जो हैं उनकी पेनल्टीज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ आप देखें मेरे पास पहला नॉन बेसिक सेल जो है वो ये है जिसमें एलोकेशन नहीं हुई। ये कौन सा सेल है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट मीन्स P1 2। ये किसके बराबर होगा? UI means U1 plus VJ means V2 minus C1 2 इसके बराबर होगा। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें तो देखें U1 की वैल्यू आपके पास क्या है? U1 is 10, तो आप इधर U1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दें 10। V2 की वैल्यू क्या है? V2 इज़ -12, तो ये आ जाएगा -12 माइनस C1 और 2, तो C1 2 की वैल्यू क्या है? 30, तो आपने ये 30 इधर इसके साथ पुट करना है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास P1 2 की वैल्यू क्या आएगी? वो आपके पास आ जाएगी -32। ठीक है, ये -32 आपके पास आंसर आ रहा है। पेनल्टी आ रही है पहले नॉन बेसिक सेल्स की। सेम इसी फार्मूले से अब हमने तमाम नॉन बेसिक सेल्स के जो पेनल्टीज़ हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखिए मेरे पास सेकंड नॉन बेसिक सेल जो है जिसमें एलोकेशन नहीं हुई वो ये वाला सेल है। ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम, दैट मीन्स P1 3। तो सेम यही फार्मूला आपने यूज़ करना है और आपने कैलकुलेट करना है इस सेल की पेनल्टी। तो मैंने वही लिखा P1 3 इक्वल्स टू U1 प्लस V3 माइनस C1 3। जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे P1 3 तो U1 की वैल्यू मेरे पास है 10, V3 की वैल्यू मेरे पास है -20 और माइनस C13 की वैल्यू है 50। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो P13 की वैल्यू आपके पास आएगी -60। तो ये आपके पास पेनल्टी है फॉर द सेकंड नॉन बेसिक सेल्स। इसी तरह अब आप देखें आपके पास जो थर्ड नॉन बेसिक सेल है वो आपके पास ये वाला सेल है, इसमें एलोकेशन नहीं हुई। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स P21। अब हमने P21 की जो है पेनल्टीज़ कैलकुलेट करनी है। तो जब आप P21 की पेनल्टी कैलकुलेट करोगे वो आपके पास होगा U2 प्लस V1 माइनस C2 और 1। जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे
U2 की वैल्यू आपके पास है 60, V1 की वैल्यू आपके पास है V1 की वैल्यू आपके पास है 9, तो ये आ जाएगा +9, और C21 की वैल्यू आपके पास है -70। दैट मीन्स P21 की पेनल्टी आपके पास क्या आएगी, वो आएगी आपके पास -1। नेक्स्ट जिस सेल की आप पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास ये वाला सेल है P22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसकी पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे तो आप देखें आप P2 और 2, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये बराबर होगा U2 + V2 - C22। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो P22 = U2 की वैल्यू आपके पास है 60, V2 की वैल्यू आपके पास है -12, और C22 की वैल्यू आपके पास है 30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे P22, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके के साथ इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपने बाकी जितने तमाम नॉन बेसिक सेल्स हैं, जिस तरह अब आपके पास ये वाला सेल है 31 वाला, और नेक्स्ट आपके पास है 70, इसकी आपने पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। सेम उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने P31 की पेनल्टी भी कैलकुलेट की, U3 + V1 - C31। जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे उसकी पेनल्टी आती है -11। सेम इसी तरह P33 की पेनल्टी भी कैलकुलेट की है, U3 + V3 - C33। जब उसकी पेनल्टी कैलकुलेट की तो मेरे पास रिज़ल्ट आया है 70। तो अब आप देखें, जो मैंने सबसे पहले नॉन बेसिक सेल जिसकी मैंने पेनल्टी कैलकुलेट की थी वो मेरे पास आई थी -32। उसके बाद नेक्स्ट वो आई थी -60, -1, 18, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आई है 18। उसके बाद नेक्स्ट आए हैं -11 और -70। इन तमाम पेनल्टी में अगर एक भी आपके पास पॉजिटिव नंबर मौजूद हो तो दैट मीन्स कि अभी इस स्टेज पर आपने ऑप्टिमलिटी को अचीव नहीं किया, अब आपको फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास तमाम पेनल्टीज़ नेगेटिव आ जाएं, दैट मीन्स आपका जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है वही आपका ऑप्टिमल रिज़ल्ट है, आप उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यहाँ देखें इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास एक ऐसा सेल मौजूद है, एक ऐसी पेनल्टी हमारे पास मौजूद है जो हमारे पास पॉजिटिव है, ये 18, ये आप देखें ये हमारे पास पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है तो हमने इस पर मज़ीद फर्दर प्रोसेसिंग करनी है और इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो उसका तरीका क्या होगा कि हमने कैसे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या परफॉर्म करना है। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि जितने भी आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आए हैं, पॉजिटिव पेनल्टीज़ आई हैं, उनमें से मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो किस सेल की है। उस सेल को आप अपना नया बेसिक सेल जो है उसको आप बनाएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ही पॉजिटिव वैल्यू आई है 18, तो आप देखें वही टेबल मैंने दोबारा इधर बना दिया है, सेम वही टेबल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं। ये 18 जो है P22, दैट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस सेल को P22 जो है वो इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से अब मैंने, ये मेरा नया बेसिक सेल होगा। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, देखें इस सेल से मैं या तो राइट की तरफ मूव कर सकता हूँ, लेफ़्ट की तरफ मूव कर सकता हूँ, अप मूव कर सकता हूँ और डाउन मूव कर सकता हूँ। लेकिन
मैंने टर्न कहाँ पे करना है, मैं अगर इस तरफ मूव करूँगा तो जो एलोकेटेड सेल है उस एलोकेटेड सेल तक पहुँच के मैं अप और डाउन मूव कर सकता हूँ और राइट भी मूव कर सकता हूँ। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से आऊँगा, यहाँ पहुँच के मैं तीनों डायरेक्शंस की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं अप की तरफ आ गया तो ये अनएलोकेटेड सेल है, इससे फिर मैं वापस राइट लेफ़्ट नहीं जा सकता, बल्कि ये यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ से अगर मैं डाउन आ जाऊँ तो ये भी अनएलोकेटेड सेल है, तो इस यहाँ पहुँच के मैं फिर राइट लेफ़्ट नहीं जा सकता, यहाँ आके ये स्टक हो जाएगा। लेकिन यहाँ से मैं आगे यहाँ जा सकता हूँ, ये एलोकेटेड सेल है, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, ये एलोकेटेड सेल है, इससे फिर मैं लेफ़्ट टर्न ले सकता हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस पूरे मैट्रिक्स में एक ऐसा साइकिल ढूंढना है कि मैं इस बेसिक सेल से स्टार्ट करूँ, आगे मूव करता जाऊँ और वापस इस लोकेशन पर पहुँच जाऊँ। तो देखें, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं यहाँ से मूव करते करते इस सेल तक पहुँच जाऊँ, ठीक है, यहाँ तक अगर मैं पहुँच जाऊँ, इस सेल से मैंने स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। ये चूँकि एलोकेटेड सेल है तो यहाँ पहुँच के मैं अप और डाउन मूव कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पहुँच के मैंने वापस डाउन इधर मूव किया, ये भी एलोकेटेड सेल है, तो मैं यहाँ से राइट लेफ़्ट बॉटम वो मैं मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इस एलोकेटेड सेल की तरफ मूव करता हूँ, मैं यहाँ से वापस, ठीक है, मैंने इस सेल में मूव किया, ये भी एलोकेटेड सेल है, तो यहाँ पर भी मैं अप और डाउन मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अगर वापस इस सेल में आ जाऊँ तो मेरा वो क्लोज्ड साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये साइकिल आपने बनाना है, ठीक है, इसके बगैर आप आगे मूव नहीं कर सकेंगे। तो अब ये साइकिल हमने बना दिया, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ उसको आप प्लस साइन लगा दें। इस प्लस के अगेंस्ट जो अगला कॉर्नर होगा वो माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये फिर आपके पास प्लस आएगा और ये आपके पास माइनस आएगा। इस प्लस और माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है, अब आप देखें, सारा काम जो है वो इधर आपने ऐड करना है, इधर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जो दो नेगेटिव कॉर्नर्स हैं आपके पास, अगर आप देखो आपके पास एक पे वैल्यू मौजूद है 2 और एक पर आपके पास वैल्यू मौजूद है 8, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको यहाँ से जो मैक्सिमम होगा दोनों में से, जो मिनिमम होगा दोनों में से, आपने वो सब्ट्रैक्ट करना है और वही आपने इधर ऐड करना है, इन जगहों पर आपने ऐड करना है और यहाँ से आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सेल आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपने 2 है और 8 है, दोनों में मिनिमम 2 है, तो 2 आपने यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, 2 इस सेल में ऐड करना है और इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा वो आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स होगा। अब इसको हमने मज़ीद फर्दर सॉल्व करना है। देखें, हमने कहा कि जो 30 है वहाँ पर हमने 2 को ऐड करना है, तो 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो 20 है वहाँ पे 2 ऐड करना है, यहाँ पहले 10 था अब 12 हो जाएगा, यहाँ पे पहले 2 था, अब हमने 2 इसको माइनस कर दिया तो यहाँ कुछ भी एलोकेशन नहीं होगी, और इस सेल में पहले आपके पास 8 था, अब उस 8 से आपने 2 माइनस करके यहाँ आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा बाकी जो सेल्स हैं और उनमें जो एलोकेशंस हैं उनको आपने चेंज नहीं करना, वो एज इट इज़ रहेंगे। तो आप देखो, इस पहले सेल में आपके पास एलोकेशन 5 है और इसमें आपके पास एलोकेशन 2 है, तो आपने इसको चेंज नहीं करना, ये एलोकेशन आपने एज इट इज़ उसी टेबल में भी लिख लेनी है। तो ये एलोकेशन आपके पास 5 है और ये एलोकेशन आपके पास 2 है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा,
ठीक है। अब आपने एग्जैक्टली वही काम यहाँ तक पहुँच के आपने एग्जैक्टली अच्छा यहाँ पे 7 जो था, आप देखें इधर, आप देखें यहाँ पे ये 7 भी एलोकेटेड है, ठीक है जी। तो इसको भी आपने चेंज नहीं करना, तो इस मैट्रिक्स में यहाँ पर वो 7 भी होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा u1 की वैल्यू मालूम करनी है, u2 की वैल्यू मालूम करनी है और u3 की वैल्यू मालूम करनी है। सेम v1, v2, v3 और v4 ये आपने कैलकुलेट करना है। तो वही तरीका होगा, कौन से रो और कौन से कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशंस हैं, तो उसको आपने 0 कंसिडर करना है। पहली रो में 2 एलोकेशन, दूसरी रो में भी 2 एलोकेशन, तीसरी रो में भी 2 एलोकेशन, पहले कॉलम में 1, दूसरे में 2, 1 और फिर 2, तो मैक्सिमम 2 है। तो जिस रो या सेल कॉलम में आपके पास 2 है, आप उनमें से किसी एक को 0 कंसिडर करते हैं। मैं इधर u1 को 0 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है जी। जब u1 0 हो गया तो फिर मैं v4 को कैलकुलेट कर सकता हूँ और v1 को कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखें v1 मैंने कैलकुलेट करना है, यहाँ वैल्यू है 19 और u1 मेरे पास है 0, दैट मीन्स 0 प्लस 19 इक्वल्स टू 19, तो v1 मेरे पास आ जाएगा 19, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट करना है, 0 प्लस 10 इक्वल्स टू 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10, v4 मेरे पास आ जाएगा 10। जब v4 10 आ गया तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20, तो u3 मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 10 आएगा। जब u3 मेरे पास 10 आ गया तो मैं ये v2 कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट मीन्स 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8, तो u2 मेरे पास क्या आ जाएगा, -2। अब इसको ये जब कैलकुलेट हो गया -2, तो मैं इस वैल्यू को u2 को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट मीन्स -2 प्लस 32 इक्वल्स टू 30, तो ये मेरे पास आ जाएगा 32। v3 रह गया, जब ये 32 है और ये 40 है, दैट मीन्स 32 प्लस 8 इक्वल्स टू 40, तो मेरे पास v1, v2, v3, v4, u1, u2 और u3 इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं। इसके बाद मैंने दोबारा पेनल्टीज़ कैलकुलेट करनी है फॉर द नॉन बेसिक सेल्स। तो देखें फार्मूला आपके पास वही होगा, pij इक्वल्स टू ui प्लस vj माइनस cij। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम नॉन बेसिक सेल्स जो हैं उनकी पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। तो पहला सेल मेरे पास कौन सा है, P12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम P12, तो P12 की पेनल्टी अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरे पास होगा u1 प्लस v2 माइनस c12। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर लें और आप देखें कि आपके पास P12 की क्या वैल्यू आती है, P12 u1 अब आपके पास है 0, v2 की वैल्यू आपके पास है -2, माइनस c12 की वैल्यू आपके पास है 30। तो इससे आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, P12 का रिज़ल्ट आपके पास आएगा -32, ठीक है। सेम इसी तरीके के साथ आपने इस सेल के लिए भी कैलकुलेट करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट मीन्स P13, ये आपके पास होगा u1 प्लस v3 माइनस c13। इसी तरीके से आपने तमाम नॉन बेसिक सेल्स की पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मैंने तमाम नॉन बेसिक सेल्स की पेनल्टी कैलकुलेट कर दी है। मेरे पास पेनल्टी आ रही है P12 का -32, P13 की है -42, P21 इज़ -19,
P24 is -18, P31 is -11 एंड P33 is -52। तो आप देखें जो तमाम पेनल्टीज़ जो हैं वो नेगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव पेनल्टी आपके पास मौजूद नहीं है। तो अगर तमाम पेनल्टीज़ आपके पास नेगेटिव हो, दैट मीन्स कि आप ऑप्टिमलिटी को अचीव कर दिया है और अब आपके पास ऑप्टिमल रिज़ल्ट मौजूद है। तो ऑप्टिमल एलोकेशन वो कौन सी होगी? वो एलोकेशंस आपके पास ये एलोकेशंस होंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और आपस में ऐड कर दें। तो आपके पास जो ऑप्टिमल रिज़ल्ट आपके पास आएगा, जो आप ये कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके पास जो ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनेगी वो आपके पास होगी 5 × 19 प्लस 2 × 30 प्लस 6 × 8 प्लस 7 × 40 प्लस 2 × 10 प्लस 12 × 20। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 7, 4 और 3। अब अगर आपको याद हो तो आप देखें, जब हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पे इसको कैलकुलेट किया था तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आया था वो हमारे पास आया था 7, 7 और 9। उस रिज़ल्ट को हमने मॉडी मेथड से और ऑप्टिमाइज़ किया और हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है 7, 4, 3। आई होप इस एग्ज़ाम्पल से आपको मॉडी मेथड की समझ आ गई होगी। थैंक यू।